गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सी इंटर अकाउंटेंसी, चैप्टर चल रहा है हमारा कंसोलिडेशन। स्टार्ट होगा आज। तो कंसोलिडेशन की आज हम सिर्फ थीम समझेंगे। आज अकाउंटिंग की बात नहीं करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कंसोलिडेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो मान लो मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी, मेरा शेयर कैपिटल है 500, लाइबिलिटीज है मेरी 500, 1000, मेरा फिक्स असेट 800 और मेरा करंट असेट 200। डन। ये मेरी बैलेंस शीट है। अब इसके बाद मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना था। अब जब नया बिजनेस स्टार्ट करना था तो उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या कि इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं मैं, तो मैंने इसके शेयर्स परचेज कर रखे, मेरे पास पर्सनल फंड्स और है, उस पर्सनल फंड से मैं एक कंपनी और स्टार्ट कर लेता हूं, उसका शेयर कैपिटल वही 500, मैं उसमें भी लाइबिलिटी ले आया 100 की, 600, फिक्स असेट मेरा 500, करंट असेट मेरा 100। तो मैं एक शेयर होल्डर हूं, मेरे पास कंपनी ए भी है और मेरे पास कंपनी बी भी है। यहां कंसोलिडेशन नहीं होगा, शेयर होल्डर का कंसोलिडेशन नहीं होता। आप भी चाहो तो किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, तो आपका कंसोलिडेशन नहीं हो रहा। कंसोलिडेशन किसका होगा? कंपनीज का। अब मैंने क्या देखा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं पर्सनल पैसे और इन्वेस्ट करूं, तो मैंने खुद के पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। मेरा सारा पैसा तो कहां था? ए लिमिटेड में था। तो अब मैंने जब नई कंपनी बनाई तो नई कंपनी के सारे शेयर्स किसके नाम पे इशू कर दिए? ए लिमिटेड के नाम पे। ठीक है, मतलब जब इस कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो शेयर्स किसने खरीदे भैया? ए कंपनी ने खरीदे। कैसे खरीदे? उनके किसी असेट में से पैसा लिक्विडेट किया और यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड कितना हो गया भैया? 500। क्लियर? ठीक है। अब यहां पे सोच के बताओ मेरी वर्थ कितनी है, इस कंपनी की वर्थ कितनी है? नेटवर्थ 500 ही है। डन। क्योंकि मैंने जो इन्वेस्टमेंट खरीदा, जितने में खरीदा उतने से शो कर रखा है। क्लियर? अब लेकिन देखा जाए तो इस कंपनी का कितने असेट्स पे कंट्रोल है? इस कंपनी के पास 1000 के तो ये असेट्स है और 600 के असेट ये भी है, 16 के असेट हुए। ठीक है, 1600 में से 500 तो यही दिख रहा है। अगर कंबाइन देखा जाए कि इस कंपनी के पास टोटल कितने के असेट है, तो ये कैसे देखा जाएगी समझना बहुत सिंपल है। अब ये कंपनी क्या कहेगी कि मेरे मेरे दो कंपनीज है। ये क्या कहेगी? देख, एक कंपनी तो ये है मेरी और दूसरी कंपनी मेरी वो भी है। सत्यम के साथ ये स्कैम हुआ था, ऐसे ही हुआ था। देखो समझो कैसे। एक 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 इवेंट से समझाता हूं मैं आपको कि कंसोलिडेशन की जरूरत क्यों है। सत्यम ने क्या करा कि सत्यम कंपनी ने अपनी खूब सारी सब्सिडरी कंपनीज ओपन करी। सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी समझते हो ना आप लोग? ये होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी कब बनते हैं? जब अपने पास 51% का कंट्रोल आता है। क्या आता है भैया? 51% की होल्डिंग और हमारे पास क्या हो? कंट्रोल हो। तो ये कंट्रोल आपको समझाता है AS21। अभी हमारा कंट्रोल सब्जेक्ट मैटर नहीं है। मैं मानता हूं कंट्रोल स्टैब्लिशमेंट हो चुका है, मेरे पास 51% की होल्डिंग है। लेकिन अभी जो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं वो 51% का नहीं है। वो कितने परसेंट का है? 100% का। क्योंकि इस कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए वो सारे शेयर्स मेरी ही कंपनी ने परचेज कर लिए, तो मेरी होल्डिंग कितनी है? 100%। अभी अपन 100% से ही स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे फिर अपन हमारी परसेंटेज डिक्रीज करते जाएंगे। अब सत्यम कंपनी ने क्या करा? ऐसी एक नहीं, मनमान सब्सिडरी कंपनीज क्या कर ली? परचेज कर ली। अब उस सब्सिडरी कंपनीज के शेयर्स इसने भारी में खरीद लिए। भारी में खरीद लिए मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट दिख रही है वो बहुत ज्यादा दिख रही है। जितने पैसे दिए ना उतने में ये कॉस्ट दिख रही है। और उस कंपनी की हालत देखने जाओ तो उस कंपनी का स्टेटस क्या है कि वो कंपनी ढंग से बिजनेस ही नहीं कर रही, वो अपने फंड्स मिसअप्रोप्रिएट कर रही है। तो देखा जाए तो 500 रुपए लगाए तो थे, वहां 500 रुपए दिख तो रहे हैं, लेकिन असल में ये 500 रुपए में से अब हमारे पास 100 रुपए ही बचे हैं।
400 रुपए का तो क्या आ चुका है, P&L में लॉस आ चुका है। 400 रुपए का तो क्या आ चुका है, लॉस आ चुका है। और AS13 आप पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट्स, तो वो यूं कहता है कि अगर आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं और वो लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट किए हैं तो वो कॉस्ट पे शो होने चाहिए, भले उसकी मार्केट में वैल्यू क्या कुछ भी हो। सत्यम कंपनी ने अपनी कंपनी में तो किस पे दिखा रखा है, कॉस्ट पे, एज पर AS13, कि वो कहता है कॉस्ट पे दिखाओ, मैंने 500 रुपए के शेयर कैपिटल खरीदा है, मैं 500 पे शो कर रहा हूं। उस कंपनी की मार्केट में वैल्यू डाउन हो गई, उस कंपनी के लॉस है तो टेम्परेरी मैटर है, कभी बाद में प्रॉफिट होगा, इंक्रीज हो जाएगा तो वो अलग बात है, मैं थोड़ी कॉस्ट को चेंज करता रहूंगा। AS13 तो यही कहता है कि परमानेंट होल्डिंग है तो कॉस्ट पे शो करो, तो असल में तो कॉस्ट पे शो हो रहा था, और ऐसी एक नहीं मनमान कंपनीज थी। तो ये तो जो उनकी बैलेंस शीट है ये करोड़ में चल रही है, और इस करोड़ में मेजर पोर्शन किसका है, इसका है। अब जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुई, इन कंपनीज को खंगाला गया, तो इन कंपनीज ने तो अपना फंड मिस अप्रोप्रिएट कर रखा है, कहीं ना कहीं मिस यूटिलाइज कर रखा है, और यहाँ पे खूब सारा लॉस है। तो जो तुम्हारी बैलेंस शीट में असेट दिखा रहे हो 1000 के, असल में तो वो 1000 के है ही नहीं। आपके पास असेट कितने के हैं, 300 के यहाँ है, 200 के यहाँ है, 500 तो ये रहे, है ना, और इन 500 के बदले में कितना है, 100 ये है, 100 ये है, कितने हो गए, 200। तो आपके पास कितने के असेट है, 500 प्लस 200, 700 के ही असेट है। आपकी वर्थ कितनी है, 700। इसने तो मिसयूज करा, ये तो सत्यम की कहानी थी। अब लोग क्या करते हैं, इसको शील्ड बना लेते हैं। शील्ड क्या बना लेते हैं कि यार अगर मैं मेरी ही कंपनी में सारा प्रॉफिट दिखाता जाऊंगा तो मेरी वर्थ लोगों को पता पड़ती जाएगी, मैं इतना पब्लिक के सामने नहीं आना चाहता। समझदार आदमी अपनी कमाई बताता नहीं है, क्योंकि अगर वो कमाई बता देगा तो उसकी लाइन में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हम सामाजिक लोगों में तो क्या होगा, अगर मैं बहुत सारे गाड़ी घोड़े लेके घूमने लग जाऊंगा, फुल लविश जिंदगी लेने लग जाऊंगा, तो मेरे घर पे रिश्तेदारों की लाइन लग जाएगी उधार मांगने के लिए, मेरे यार दोस्त मुझसे बहुत सारा उधार मांगने लग जाएंगे, तो मैं तो क्या दिखाता हूँ, भैया कोई पैसा नहीं है, घर का खर्चा निकल जाए वही बहुत है, ठीक है। इस तरीके से समझदार आदमी अपनी लाइफ स्पेंड करता है। तो वो नहीं दिखाना चाहता कि पब्लिक को पता पड़े कि मेरी वर्थ कितनी है, तो वो क्या करता है, एक नई कंपनी बनाता है, उस नई कंपनी में फंड इन्वेस्ट करता है, 500 रुपए की है। अब ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो अब लॉस नहीं है, उल्टा ये हो चुके हैं 1000 के, ये है हमारा 100, तो अब इनके असेट्स हो गए हैं 1100। डन, पैसे तो 500 ही लगाए थे, 100 लोन लिया था, 600, 1100 में से 600 तो हमने लाइबिलिटी ली है, बाकी क्या है मेरा, रिजर्व एंड सरप्लस, कितने का, 500। डन। अब तुम अगर खाली इसकी बैलेंस शीट देखोगे ए लिमिटेड की, तो तुम्हें क्या दिखेगा कि इसकी वर्थ कितनी है, 1000 में से 500 की लाइबिलिटी खत्म करो, नेटवर्थ कितने की है, 500 की। पर मैं इसकी रियल वर्थ तुम्हें बताऊं तो इसके पास कितने के एसेट है, तो मैं बनाऊंगा इसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे बनेगा वो, कि सर इसके पास जो फिक्स एसेट है ना, खुद के तो 300 है, प्लस इसकी कंपनी के पास कितने हैं, 1000, तो टोटल इसके पास 1300 के तो क्या है, फिक्स एसेट है, ठीक है। करंट एसेट कितने हैं इसके पास, 200 के तो इसकी कंपनी के पास है, प्लस 100 इसकी सब्सिडरी कंपनी के पास है, तो कितने हो गए भैया, 300। टोटल तो हो गया इसका असेट 1600। सर ये इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बेटा इस इन्वेस्टमेंट को ही तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, किससे, असेट से। मैं कह रहा हूँ कि ये 500 के असेट नहीं है, इनके बदले में जो वर्थ है वो तो कहीं ज्यादा है, तो इसको हटाओ और जो इसकी रियल वर्थ है वो लेके आओ। तो कैसे लेके आओ, दोनों बैलेंस शीट को मर्ज करो। सर कैसे मर्ज करोगे, समझना। पहले मैं क्या करूंगा, कि पहले मैं सारे असेट्स को प्लस कर लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा कि देख जो ये कंपनी है ये 100% होल्डिंग है इसकी, तो पूरा कंट्रोल इसी का है, ये तो बस इसने नाम चेंज कर रखा है कागजों में, ये असेट्स भी इसके हैं, ये लाइबिलिटीज भी इसकी है, तो ये टोटल असेट, और ये यहाँ आ जाएगा इसकी टोटल लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कितनी है भैया इसकी, 500 तो लोन इसने ले रखा है, 100 का लोन इसने ले रखा है, 500 प्लस 100 टोटल कितना हो गया, 600। डन। इसने जो शेयर कैपिटल इशू कर रखा है, मान ले इसके इस कंपनी के शेयर होल्डर अब्दुल सर, शब्बीर सर, तो शेयर कैपिटल तो कितना इशू कर रखा है इसने, 500 ही कर रखा है।
बाकी तो इसने अपने जेब से निकाल के दूसरे जेब में डाल रखे थे कि नहीं डाल? तो उस जेब में जितने भी एसेट्स थे सब में ले आया, उसकी लायबिलिटी सब में ले आया। कैसे लाया? एक पॉइंट जो आपको याद रखना है अभी चंद सेकंड के लिए। कैसे लाया? कि मेरे पास जिसकी कॉस्ट 500 थी, मैं उसको अपनी रियल वर्थ पे दिखाना चाहता हूँ। ये तो दिखावटी है, ये तो जब मैंने पैसे लगाए थे तब की बात है। आज उसकी रियल वर्थ 500 नहीं है, उसकी रियल वर्थ कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है ना? आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो सिर्फ इस कंपनी की बैलेंस शीट को देख के इन्वेस्ट करना चाहोगे कि या इसकी ओवरऑल वर्थ को देख के इन्वेस्ट करना चाहोगे? ओवरऑल वर्थ को इन्वेस्ट करना चाहोगे ना। सत्यम में लोग इस कंपनी को देख रहे थे, इस कंपनी में तो 1000 करोड़ के असेट थे, लेकिन देखा जाए तो वो फंड जहां लग रहे थे वहां ठन ठन गोपाल थी कंपनी। तो कंपनी एकदम से कोलैप्स कर गई, सारे शेयर होल्डर्स का पैसा गया। समझे कि नहीं? तब से रूल आया कि भाई साहब सिर्फ स्टैंड अलोन नहीं दिखाओगे, आपका जिस जिस कंपनी में कंट्रोल है उन सब की बैलेंस शीट को मर्ज करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओगे, तब जाके पब्लिक को आइडिया आएगा कि एज अ ग्रुप आपकी वर्थ क्या है, कितने पानी में आप लोग हो। तो सर उसको कैसे करेंगे? तो वन बाय वन में सिखाता हूं, धीरे धीरे। पहले कि मान लो नई नई कंपनी है, कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, ठीक है? वन बाय वन करते हैं अपन, ठीक है? आप कह रहे हो इस जगह की वर्थ को दिखाना नहीं चाहिए, वो तो वर्थ को नहीं 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 दिखाना तो सरकार तो चाहती है ना कि आप दिखाओ। मैं चाहता हूं कि मैं ना दिखाऊं। आप चाहते हो नहीं दिखाओ? हाँ, सरकार तो चाहती है कि भाई दिखाओ हमको, लोगों को गुमराह मत करो। ये मैं दिखा रहा हूं इन्वेस्टमेंट, तो अभी तो डूब रही है और आप दिखा रहे हो। पहले मैं एक प्रोसेस कंप्लीट कर लूं, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं। मेरी ये कंपनी ऑलरेडी चल रही थी, यहाँ पे मेरे 800 रुपए थे, 800 में से मैंने 500 निकाले और कहाँ डाल दिए? उसके शेयर्स खरीद लिए। 500 का शेयर कैपिटल आया, 500 का असेट आ गया, ठीक है? 100 और लोन ले लिया, 100 का भी असेट आ गया, डन। अब आप मुझसे पूछते हो सर आपकी रियल वर्थ तो बताओ। मैंने कहा यार मैंने कहीं झूठ वूठ थोड़ी बोल रखा है। मेरी रियल वर्थ क्या है कि मेरे पास फिक्स असेट एक कंपनी में कितने के हैं? 300 के, और दूसरी कंपनी में कितने के हैं? 500 के। तो कितने हैं भैया? 800। फिक्स असेट एक कंपनी में कितने हैं? 200, और अगली कंपनी में कितने हैं? 100। तो कितने हो गए भैया? 300। सर ये इन्वेस्टमेंट भी तो है आपके पास। अरे उस इन्वेस्टमेंट के बदले में ही तो ये असेट है। ये इधर कॉस्ट है, उधर एक्चुअल चीजें हैं। तो एक्चुअल चीजें में ले आया, इसको हटाओ, उसके बदले में कितने की चीजें ले आया? 600 की चीजें ले आया। पर पूरे 600 मेरे थोड़ी है, मैं तो लोन भी लेके आया हूं। वो कंपनी का पूरा 100% शेयर होल्डर मैं हूं। वो कंपनी डूबी तो मैं डूबा, उस कंपनी ने लोन लिया तो किसने लोन लिया? मैंने लोन लिया। जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो मेरे ऊपर कोई एक लायबिलिटी थोड़ी है। मेरे ऊपर लायबिलिटी कितनी है? 500 की तो मेरी कंपनी पे है, 500 की सब्सिडरी कंपनी पे है। तो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 500 प्लस 100 कितने हो गए भैया? 600। मैंने जो शेयर होल्डर शब्बीर सर अब्दुल सर को दे रखे हैं वो तो 500 ही है। अब कर लो आप टोटल, 500 प्लस 600 कितने हो गए भैया? 1100। और 800 प्लस 300 कितने हो गए भैया? 1100। ये है मेरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर आप मेरा कंट्रोल देखना चाहोगे तो मेरा कंट्रोल सिर्फ 1000 के एसेट पे नहीं है, मेरा कंट्रोल 1000 प्लस 600 1600 में है। पर 1600 में से 500 तो मेरी कॉस्ट ही थी। जो 600 लाया उसमें से 500 मेरी कॉस्ट थी, तो वो 500 हटाओ 600 आए। अब जो 600 भी आए तो असेट के साथ क्या फ्री आया? लायबिलिटी। तो नेट तो मैं कितना लाया? ये बात समझना, इस पे अब हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा। मैं जब उस कंपनी को अपनी कंपनी के साथ मर्ज करके शो करना चाहता हूं तो उस पूरी कंपनी पे कंट्रोल मेरा है, उसके असेट्स भी मेरे हैं, उसके लायबिलिटीज भी मेरी है। तो उसके असेट्स मैंने लिए 600 के, लायबिलिटी मैंने ली 100 की। असेट माइनस लायबिलिटी लो तो कितने की वर्थ लेके आया मैं उस कंपनी में? 500 की। उसकी कॉस्ट भी कितनी थी? 500। तो मैंने कोई झूठ बोल रखा था क्या?
कोई झूठ बोल रखा था, कोई फायदा या नुकसान हुआ मेरा? नहीं। फायदा नुकसान तो कब होगा, समझना, फायदा नुकसान कब होगा, जब ये कंपनी अपने आप में ग्रो कर चुकी है। अब 2-3 साल बीत गए, ये कंपनी अपने आप में ग्रो कर चुकी है, इसका करंट असेट हो चुका है 200 का, तो यहाँ 700, और यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 100 का, तो यहाँ पे भी 700। ये मेरी ईयर 1 की P&L बैलेंस शीट थी। अब मैं 3 साल बाद की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो ये सदियों तक 500 ही दिखता रहेगा ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दिखेगा एज पर AS 13। AS तुम लोगों ने पढ़ लिया क्या, सितंबर वालों ने AS 13? हाँ, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं पढ़ा, पढ़ोगे तो चलो आप लोग सब साथ में ही पढ़ोगे। वो AS यूं कहता है कि अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो मार्केट प्राइस पे शो करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो कॉस्ट पे शो करना। ठीक है, तो हम लॉन्ग टर्म ही तो है सर, मैंने खरीद लिए शेयर हमेशा के लिए, तो मैं तो कॉस्ट पे शो करता रहूंगा। अब ये स्टैंड अलोन, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंड अलोन, सिर्फ ए लिमिटेड की बैलेंस शीट। और ये कौन सी बैलेंस शीट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, मतलब पूरे ग्रुप की बैलेंस शीट। ठीक है, तो स्टैंड अलोन पे तो ये 500 पे क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। अब सदियों तक ये 500 पे ही दिखता रहेगा, लेकिन वो कंपनी तो धीरे धीरे क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो यहां देख के तो अंदाजा लग ही नहीं रहा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है ना। तो दोनों कंपनी को मर्ज करके मेरे को बताओ भाई चल क्या रहा है, तो मैं कह चलो करते हैं मर्ज। अब देखते हैं, मेरे पास जो 500 के इन्वेस्टमेंट है ना, आप चाहते हो कि ये इन्वेस्टमेंट का रियल वर्थ क्या है वो बताओ मुझे, तो हटाओ ये 500 की कॉस्ट को, इनकी रियल चीजें लेके आते हैं। तो अब जब इनकी रियल चीजें लेके आया तो देखो 300 मेरे पास है, 500 उनके हैं, 800 ये हो गए, 200 मेरे पास है, 200 उनके पास है, कितने हो गए भैया, 400। ठीक है, तो कितने हो गए ये, 1200 ये। अब लाइबिलिटी, जैसे आपने असेट मर्ज किया वैसे लाइबिलिटी भी मर्ज करेंगे। किसी को कोई डाउट है कि लाइबिलिटी क्यों मर्ज कर रहे हो सर, वो कंपनी मेरी है, वो असेट मेरे हैं, तो लाइबिलिटी भी किसकी है, मेरी है। तो जैसे तुमने असेट प्लस की है वैसे ही तुम क्या करोगे, लाइबिलिटी भी प्लस करोगे। तो सर लाइबिलिटी कैसे प्लस करी, कि हमारी थी 500, उनकी थी 100, कितने हो गए, 600। डन। अब बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं हुई, ये बैलेंस शीट कहां टैली हुई, सर रिजर्व भी तो टेक ओवर करो, तो बेटा रिजर्व टेक ओवर नहीं करते। सुनना, एज पर AS 21 हम रिजर्व को एज इट इज नहीं लिखते, हम उसको कंपेयर करते हैं किससे, हमारी कॉस्ट से। हम किससे कंपेयर करते हैं उसको, हमारी कॉस्ट, कि इस 500 की कॉस्ट के बदले में मैं कितने की चीजें लेके आया, कितने की चीजें लेके आया सर, 700 के असेट, 1 की 100 की लाइबिलिटी, तो 600 की चीज लेके आए। आपकी 500 की कॉस्ट गई, उसके बदले में आपकी बैलेंस शीट में कितनी की चीजें आ गई, 600 की चीजें आ। कितने का फायदा हुआ आपको, 100 का। कितने का फायदा हुआ, 100 का। तो 100 आप रिजर्व में डालोगे, रिजर्व एंड सरप्लस, टू बी स्पेसिफिक कैपिटल रिजर्व डालोगे आप, कितने का, 100 का। तो बात तो वही हुई ना सर, एज इट इज रिजर्व एंड सरप्लस ले लेते ना सर, वही तो बात थी। नहीं, कोइंसिडेंस नहीं है, एक लॉजिक है इसमें। क्या लॉजिक है कि सर मैंने क्या करा था, कंपनी ही मैंने क्रिएट करी थी, तो ये जो 500 रुपए दिख रहे हैं ना, ये 500 का ही शेयर कैपिटल वहां दिख रहा है, क्योंकि जब शेयर्स इशू हुए मैंने ही खरीदे। अब मान लो ऐसी सिचुएशन ना होती तो, ऐसी 100% ही है, अभी 100% ही है, चलते हैं धीरे धीरे चलते हैं। 100% नहीं होता, 80% होता तो क्या होता, वो बाद में चलेंगे। अभी तो मैं ये केस कह रहा हूं कि ये शेयर्स जब कंपनी बनी थी तब मैंने इशू प्राइस पे नहीं खरीदे, ये शेयर्स तो मैंने ओपन मार्केट में खरीदे। ओपन मार्केट में खरीदे मतलब इस कंपनी के तो ये लोग शेयर होल्डर्स थे, तो इन शेयर होल्डर्स से मैंने खरीदे बाद में। तो इन्होंने 100 रुपए में शेयर खरीदा था, मुझे थोड़ी ये 100 रुपए में बेचेंगे, मुझे तो ये ज्यादा में ही बेचेंगे, है ना, मुझे तो ओपन मार्केट में ज्यादा में ही मिलेंगे। तो मुझे, मेरे लिए उसकी कॉस्ट कितनी थी, 550 थी मान लो, मेरे लिए कॉस्ट कितनी थी, 550 थी। अब 550 के बदले में मैं कितने की चीजें लाया, 700 माइनस 100, 600। 550 के बदले में मैं कितने की चीजें लाया, 600 की। कम की चीजें लाया कि ज्यादा की चीजें लाया, अच्छी बात बुरी बात, फायदा नुकसान, तो कितने का, 50 का। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 50 रुपए जाएगा। देखो अब 250 रुपए का
फिक्स असेट 500 का ये 750 और 400 ये 1150 और यहाँ पे 600 और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 50 आएगा। कौन सा वाला? अपनी एसेट बढ़ी नहीं, हाँ जितने से अपना नेट एसेट बढ़ा है ना, उतना ही दिखेगा। यहाँ पे तुम कहो कि सर रिजर्व एंड सरप्लस एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर लो जैसे एसेट एंड लायबिलिटी, तो अब हुआ क्या? एज इट इज कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ ना। 100 के बदले में यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस कितने का आया? 50 का ही आया। क्लियर है कि नहीं है? अब पूछो डाउट जो पूछना है। बोल भाई क्या पूछ रहे हैं? इस कंपनी के शेयर्स में अब पहले एक बात समझो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पहले एक बात समझो कि सर अमालगमेशन और कंसोलिडेशन में क्या फर्क है? अमालगमेशन में मान लो ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स ये हैं ए लिमिटेड के, ठीक है, ये एक बी लिमिटेड है, उसके ये शेयर होल्डर्स हैं। अभी मैं यही तो कह रहा हूं कि मैंने इनके शेयर्स ओपन मार्केट में इनसे ही खरीद लिए कि तुम्हारा शेयर कितने में दे रहे हो? 550 में दे रहे हो क्या? ये मान गए। मैंने 550 रुपए दिए और इनसे शेयर खरीद लिया। देन अब इनका शेयर क्या है? मैं ही हो गया शेयर होल्डर। अमालगमेशन में तो क्या करता हूं, जब मैं इनकी कंपनी टेक ओवर करता हूं तब मैं इन कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही खत्म कर देता हूं। एग्जिस्टेंसी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये कंपनी खत्म हो जाती है, सारी चीजें किसकी हो जाती है? मेरी। वन टाइम प्रोसेस है, एक बार में टेक ओवर की एंट्री होती है। अब फिर सारे एसेट्स इसी बैलेंस शीट में चलते रहेंगे, कंसोलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैंने क्या करा कि शेयर्स खरीद के मेरी बैलेंस शीट में शेयर्स की कॉस्ट दिखा दी। वो कंपनी अपने आप में रन हो रही है, ये कंपनी अपने आप में रन हो रही है। आप दोनों को अलग अलग पिक्चर से देख रहे हो, जबकि बिहाइंड द सीन ये दोनों कंपनी एक ही है। समझे कि नहीं? अब ये कंपनी भी आपकी है और आपकी कंपनी ने इसके शेयर्स खरीद लिए, तो ये कंपनी भी इनडायरेक्टली किसकी है? आपकी है। तो इन लोगों की नेटवर्थ कैसे दिखेगी कि दोनों कंपनी की बैलेंस शीट मर्ज करके बताओ। और अब ये जो मर्जर वाला कंसेप्ट है, ये तो हर साल ही करना पड़ेगा। ये मर्जर वाला कंसेप्ट तो अब हर साल ही करना पड़ेगा। हर साल 31 मार्च को बैलेंस शीट बनेगी, तो उसकी एसएफएस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका एसएफएस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों कंपनी अपना अपना हिसाब सबमिट करेगी सरकार को। शेयर होल्डर्स को कंसोलिडेटेड भी तो शो करेगी कि भैया ये रहा आपके पूरे ग्रुप का वर्थ, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? सर वो जो जिस कॉस्ट पे मैं लाया था ना, उस कॉस्ट पे से हटाओ और उसको उसकी एक्चुअल वर्थ पे लेके आओ। कैसे लेके आते हैं एक्चुअल वर्थ पे? सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिट्टो मर्ज कर दो, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं। सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज इट इज क्या कर दो? मर्ज कर दो। आखिरी में बस कंपेयर कर लो कि कितने की कॉस्ट के अगेंस्ट में कितने की चीजें आई। अब इसकी ट्रिक सिखाता हूं। एक्चुअली में हम इसको कैसे करते हैं ये बताता हूं। अभी ये प्रोसेस में कोई डाउट हो तो पहले पूछो, फिर अगले वाला ट्रिक बताऊंगा। इसमें किसी को डाउट है? नहीं? क्या किया मैंने, समझना। मैंने क्या किया, मेरे 550 की कॉस्ट को हटाया, बदले में रियल असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करके लाया। शेयर होल्डर्स फंड टेक ओवर करके लाया क्या? नहीं ना। ये क्यों लाएंगे? असेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब क्या है? असेट्स एंड लायबिलिटीज लेके आया। डन। अब कंपेयर भी मैंने किससे किया कि नेट असेट से 700 माइनस 100 600, कॉस्ट कितनी थी? 550। 550 के बदले में 600 की चीज, 50 का फायदा। अब एक बात बताओ, ये 600 क्या है? मेरी नेटवर्थ। नेट असेट मतलब नेटवर्थ। हाँ कि ना? कि कहीं और चल रहा है तेरा दिमाग? यही चल रहा है। ये मेरी नेटवर्थ है, असेट माइनस लायबिलिटी। नेटवर्थ में दो तरीके से निकाल सकता हूं कि नहीं? एक असेट माइनस लायबिलिटी करके और एक शेयर होल्डर्स फंड करके। तो यहाँ पे भी तो दिख रहा है कि मेरे पास कितने की कंपनी आ गई? 600 की, जिसके बदले मैंने पैसे कितने दे रखे हैं? 550। तो ये इजी है कि ये इजी है? ये वाला इजी है ना? हाँ, यही वाला। ये तो अभी तुझे क्या दिख रहा है कि मैंने बैलेंस शीट मेरी सहूलियत के हिसाब से फिक्स असेट और करंट असेट लिख रखी है। एक्चुअल में तो बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स और फलाना ढिमाना दुनिया भर के असेट होंगे।
दुनिया भर की लाइबिलिटी होगी। तो नेट एसेट करने में पूरा एक स्टेटमेंट लग जाएगा तुम्हारा। इससे अच्छा अपन क्या करेंगे भाई साहब, हम तो नेट वर्थ क्या ले लेंगे, शेयर होल्डर्स फंड ले लेंगे। शेयर होल्डर्स फंड कितने हैं, 600। 600 कंपेयर किससे कर लिया, कॉस्ट कितनी है, 550। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा। कैपिटल रिजर्व, अगर नुकसान होता तो मैंने नेटवर्थ इनसे इनके शेयर 650, या फिर मैं यूं कहूं कि मैंने ये शेयर 750 में खरीदे थे। जब खरीदे थे तब कंपनी थी बढ़िया, अभी तो कंपनी की ये हालत है। पहले बैलेंस शीट टोटल करो, 1000-1200 हो गए, यहाँ लाइबिलिटी हो गई 700। चलो मेरी बात सुनो, अब कर रहे हैं अपन रियल कंसोलिडेशन। अभी तक तो मैं आपको यही समझा रहा था कि रियल कंसोलिडेशन क्यों करते हैं और कंसोलिडेशन करने में हमें किस बात का ख्याल रखना होगा। कंसोलिडेशन क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ चीजें कॉस्ट पे है, उनकी रियल पिक्चर कहीं और दिख रही है। और अगर यही रियल पिक्चर मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में दिखाऊंगा तो पजल बनेगा। और पजल में जो पिक्चर होती है वो कब समझ में आती है पूरी, जब हम उस पजल को जोड़ देते हैं तब। तो मुझे इनकी जुड़ी हुई एक सिंगल पिक्चर चाहिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जोड़ो भैया इनको, हटाओ इसको हमारी बैलेंस शीट में से। इसके बदले में ये लोग जितने असेट्स एंड लायबिलिटीज ओन करते हैं उनको लेके आओ और फिर कंपेयर करो कि हमने इनको पैसे ज्यादा दिए हैं कि कम दिए। तो अब ये रियल बैलेंस शीट आप देख लो, पहले अमाउंट देख लो कहाँ पे कितना है। 500 का शेयर कैपिटल, 700 की लायबिलिटी, कितने हो गए 1200। 250 का फिक्स एसेट, 750 का इन्वेस्टमेंट, 200 ये, 1200 ये। और यहाँ पे तो ये पिक्चर है। इनका रिजर्व एंड सरप्लस में कितना दिख रहा है भैया, 100 रुपए दिख रहा है। स्पेसिफिक तो क्वेश्चन में बनी हुई आएगी। जनरली कंपनी अपनी अपनी बैलेंस शीट तो बनाएगी बनाएगी, और जो होल्डिंग कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, वो कंसोलिडेटेड भी बनाएगी। यहाँ जितने में उसने परचेज किया हिस्टोरिकल कॉस्ट उसमें दिखाएगी। यहाँ पे इस हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिप्लेस कर देंगे रियल असेट्स एंड लायबिलिटीज से। उसकी कैसे करेंगे देखते जाओ, वो एक अलग केस है, फाइनल में आएगा। इसने इसके शेयर्स खरीद रखे, उसने इसके शेयर्स खरीद रखे, वो फाइनल में आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है सर, अगर इधर इन्वेस्टमेंट करिए इसके शेयर्स में तो उधर भी तो नहीं, शेयर्स ज्यादा में क्यों शो होंगे। ये तो कंपनी जब बनी थी तब इन्होंने 500 के शेयर्स तुम्हें इशू किए थे। उस बंदे ने तुमसे 500 के शेयर 750 में खरीदे, तो मेरे लिए तो कॉस्ट 750 ही है, और उस कंपनी ने तो शेयर कैपिटल 500 का इशू किया था। तभी तो मैं कंसोलिडेशन करना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने मेरे भाई की कंपनी, भाई को एक्स्ट्रा पैसे देके खरीद ली, यहाँ पे तो कॉस्ट लग गई, जब उस कंपनी का कच्चा चिट्ठा खुला तो देखा इस कंपनी में तो दम ही नहीं था। अब देखो ना, पता पड़ेगा कि हटाओ सर इसको 750 को, ये तो कॉस्ट है जो अपन ने जेब से दी है, मुझे कॉस्ट मत दिखाओ, मुझे दिखाओ असल में चीज कितने की आई। तो लो देखो भाई, फिक्स एसेट बताओ भाई, 250 तो अपने थे बेटा, और 500 उनके आ गए, कितने हो गए 750। करंट असेट, इन्वेस्टमेंट तो दिखानी ही नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट के बदले में ही तो क्या करना है, कंसोलिडेशन। करंट असेट अपना कितना था 200, और उनका कितना ले लिया अपन ने 200, कितने हो गए भैया 400, कितने हो गए ये टोटल 1150। कंप्लीट। लायबिलिटी बताओ सर, करंट लायबिलिटी अपनी कितनी थी 700, उनकी कितनी ली 100, कितने हो गए 800। डन, ओके। अब अपना शेयर कैपिटल अपन ने तो हमेशा 500 ही किया है ना, शेयर कैपिटल थोड़ी आप 500 और 500 हजार कर लोगे तो बेवकूफी हो जाएगी। वो शेयर कैपिटल तो पहले ही दिख रहा था, आप असेट्स एंड लायबिलिटीज ही तो लेके आए थे। अब हम ये देखेंगे सर फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कम दिए कि ज्यादा दिए। तो दो तरीके हैं, या तो आप नेट एसेट करके कंपेयर कर लो, पर ये किसी क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे क्योंकि ये फीजिबल तरीका नहीं है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो किससे देख लो आप देख लो शेयर होल्डर्स फंड्स, कि भाई आप लाए 600 की चीज, कितने पैसे देके, क्यों भाई ज्यादा पैसे क्यों दे दिए, चीज 600 की थी,
आपने 750 रुपये किस बात के दे दिए? लॉस तो है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए? जब मैं किसी की कंपनी पूरी खरीद रहा हूं तो एक्स्ट्रा पैसे किस बात के दे रहा हूं? गुडविल के। किस बात के दे रहा हूं? गुडविल के। शेयर्स खरीदने में फायदा हो गया, कैपिटल रिजर्व, पैसे ज्यादा दिए हैं तो फिर क्या है ये? गुडविल। तो सर यहाँ पे लिखूंगा अब मैं गुडविल, 150 रुपए की मेरी गुडविल आ जाएगी, बता रहा हूं। और 750, 900, 1400, 1300, और ये भी कितना हो गया? 1300। हाँ बोलो। कहाँ एक कंपनी है? ये मेरी कंपनी थी, मेरे पास फंड इकट्ठा हो गया, मैंने तुम्हारी कंपनी तुमसे खरीद ली, तो तुम्हारी कंपनी जितने के एसेट से उतने में ही दे दोगे क्या मुझे? नहीं दोगे ना। आज मुझसे कोई बीसीसी मांगने आए और यूं कहे कि जितने के तुम्हारी बीसीसी में एसेट्स और लायबिलिटीज उतनी ले लो, तो मैं कहूंगा बीसीसी के ऊपर कोई लोन लायबिलिटी नहीं है भैया, और एसेट को टोटल करोगे तो 10 लाख के भी नहीं हो रहे, तो क्या 10 लाख में बीसीसी बेच दूंगे किसी को? हर साल में गुडविल आएगी। कैसे आएगी? समझो 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 समझो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन हमारा थर्ड स्टेप है कि टेक ओवर के टाइम पे, जब आपने टेक ओवर करी, उस टाइम पे जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो क्या हुआ? कैपिटल रिजर्व और गुडविल। एक बार आपने टेक ओवर कर ली, उसके बाद भी तो ये कंपनी पैसे कमाएगी, उसके बाद भी तो इस कंपनी के रिजर्व बढ़ेंगे, तो वो जो उसके बाद में इसने कमाए वो तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं हो सकता सर, वो तो आपकी रियल क्या है? कमाई है। हाँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका टर्म बोल देता हूं, आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज मुझे दूसरा स्टेप सिखाना है। इसको बोलते हैं प्री और पोस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल, कि मैंने जब आपको पैसे दिए एक्विजिशन के टाइम पे, उससे पहले का जो प्रॉफिट था, वो जो मेरा प्रॉफिट है वो कौन सा है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। वो कौन सा है? प्री एक्विजिशन। तो एक्वायर करने में फायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो वो फायदा हुआ तो कैपिटल रिजर्व, नुकसान हुआ तो गुडविल। ये एक्वायर करते टाइम, एक बार एक्वायर कर ली, वो कंपनी अलग चल रही है, कंसोलिडेशन हर साल करना पड़ेगा। तो भाई जब मैंने पैसे दिए तब पैसे मैंने ज्यादा दिए थे आपको, कितने? 150। तो 150 की गुडविल आई, वो लॉक हो गई। अब हर साल 150 की गुडविल ही आएगी, गुडविल तो 150 की आएगी। सर अब अगले साल इस कंपनी को 100 का प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट भी तो आपका है ना, वो तो एक्वायर करने के बाद का प्रॉफिट है। तो वो कौन सा है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। क्या होता है वो? पोस्ट। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होता है? सर जो ट्रीटमेंट आप अपनी पीएनएल बैलेंस शीट में करते हो वही उनकी पीएनएल बैलेंस शीट में। अगर वो उनके पीएनएल में शो हो रहा है तो ये आपके पीएनएल में आके क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा एज इट इज। समझे? मीन्स समझो कि अगर उनकी बैलेंस शीट में 200 का पीएनएल दिख रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिख रहा है? 200 का। तो अब मैं कहूंगा कि जब मैंने खरीदी थी तब कितने का रिजर्व था? तब भी 200 का ही था क्या? कि नहीं नहीं, तब तो 100 का ही था। तो इस 200 में 100 तो क्या हो गया? प्री, और 100 हो गया पोस्ट। 100 जो प्री है उसको तो मैं कंपेयर करूंगा किससे? कि मैंने पैसे कितने दिए। और जो पोस्ट वाला है ये तो मेरे खरीदने के बाद कमाया है ना, तो ये तो मेरी भी क्या है? कमाई है। तो इस 100 को तो मैं मेरे पीएनएल में ले जाके क्या कर दूंगा? एज इट इज मर्ज कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? कंसोलिडेशन में सुन लो, ये जब अपन पूरा क्वेश्चन करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन और उसका आंसर सुन लो। आप कह रहे हो सर खरीदने के बाद भी तो प्रॉफिट होता है। बिंगो, खरीदने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है, अब तो ये मेरी कंपनी है, अब तो ये मेरा प्रॉफिट है, तो वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके पास आना चाहिए? मेरे प्रॉफिट में आना चाहिए, है ना? तो खरीदने का प्रॉफिट, खरीदने से पहले का प्रॉफिट कॉस्ट से कंपेयर किया जाएगा, खरीदने के बाद का प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में जाके क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। तो पूरा जो कंसोलिडेशन है ना वो इसी के ऊपर बेस्ड है, प्री और पोस्ट, प्री और पोस्ट, प्री और पोस्ट। जो जो चीज प्री है वो तो किससे कंपेयर कर लो? कॉस्ट से। जो जो चीजें पोस्ट है उसको एज इट इज क्या कर लो? मर्ज कर लो। जैसे क्या कर रहे हो आप? असेट एंड लायबिलिटी कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? पर ये थर्ड लेवल है,
प्री और पोस्ट करना कौन सा लेवल है? थर्ड लेवल। अभी अपन फर्स्ट लेवल पे हैं कि मैंने खरीदी है, सारी चीजें मैंने टेक ओवर करी है, पैसे ज्यादा दिए हैं, किस बात के दिए हैं? गुडविल के। पैसे कम दिए हैं तो क्या हो गया? मेरा कैपिटल रिजर्व हो गया, बार बार नहीं होता। डन। सेकेंड लेवल कौन सा आएगा कि सर जो मैंने कंपनी खरीदी पूरी 100% नहीं खरीदी तो, मैंने 100% नहीं खरीदी तो, मैंने 80% ही खरीदी तो फिर असेट्स एंड लायबिलिटी 80% ही लेनी चाहिए ना मेरे को। मैंने 80% का हक है मेरा, तो असेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी लेनी चाहिए मुझे? 80% लेनी चाहिए। यस और नो? पर मैं 80% नहीं लेता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी वर्थ देखनी है और मेरा कंट्रोल है इस कंपनी पे। ये 100% असेट्स मेरे इशारे पे चलते हैं, मेरी ओनरशिप नहीं है तो क्या हुआ? मेरा कंट्रोल तो है। तो मैं क्या दिखाऊंगा? मैं टेक ओवर तो पूरे 100% कर लूंगा, लेकिन सर 100% आपकी तो नहीं है ना, 20% तो किसी और की। करेक्ट। मैं क्या करूंगा? 100% कंपेयर करके 20% को लाइबिलिटीज में शो कर दूंगा कि ये 20% मेरे नहीं है। वो जो असेट्स है वो 100% मैंने बैलेंस शीट में तो दिखा दिए, पर 100% मेरे नहीं है, तो 20% से क्या दिखा दूंगा? लाइबिलिटी। इसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? मैं मेजोरिटी शेयर होल्डर हूं तो मेरा है सब कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत किसी और का भी है, उसको क्या बोलेंगे अपन? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यही टर्म है, क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो टेक ओवर पूरा कर लो, जितना आपका नहीं उतना किससे दिखा दो? माइनॉरिटी इंटरेस्ट से दिखा दो। समझ में आई? ये बात समझ में आई? अब बोल। हाँ, करेक्ट। पूरा कैलकुलेशन करेंगे। मैंने क्या कहा? अभी मैं अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा हूं, मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? थीम। तो थीम में आप सिर्फ वर्ड याद रखो कि ऐसा होगा, ये वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा। तो अभी अपन ने दो वर्ड, दो टर्म इसके कंसोलिडेशन वाले सीख लिए। एक तो सीख लिया प्री पोस्ट। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि खरीदते टाइम जो फायदा नुकसान हुआ वो कैपिटल रिजर्व या गुडविल। खरीदने के बाद पोस्ट वाला जो फायदा नुकसान हुआ वो मेरा भी फायदा और मेरा भी नुकसान। मतलब अगर आपने खरीदने के बाद जो प्रॉफिट लिया वो जनरल रिजर्व में डाल दिया तो वो मेरे जनरल रिजर्व में चला जाएगा। वो आपने पीएनएल में ही रहने दिया तो मेरे पीएनएल में चला जाएगा। समझ में आया? वो लॉस होगा तो मेरे लॉस में जाके जुड़ जाएगा। इधर लॉस है और इधर प्रॉफिट है तो ये लॉस मेरे पीएनएल में जाके एडजस्ट हो जाएगा। गुडविल तो दिखती रहेगी। अब ये तो गुडविल तो पहले भी लॉस था, मैंने पहले भी पैसे ज्यादा दिए हैं आपको, उसके बाद भी मेरा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो वो लॉस मेरे पीएनएल में से एडजस्ट हो जाएगा, है ना? गुडविल में से गुडविल नहीं बढ़ेगी। गुडविल तो एक बार जो लॉक हो गई सो लॉक हो गई। सेम बेस पे कैपिटल रिजर्व भी, खरीदते टाइम जो प्रॉफिट हो गया वो कहां शो हो गया? कैपिटल रिजर्व में। खरीदने के बाद जो प्रॉफिट हुआ जा रहा है, हुआ जा रहा है, हुआ जा रहा है, वो मेरे पीएनएल में जाके ऐड हो जाएगा। समझ में आया? ओके। अब सर खरीदने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है वो पूरा आपका है क्या? खरीदने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है वो पूरा आपका है क्या? नहीं ना। आपकी होल्डिंग कितनी? 100% है कि 80% है? अगर 100% है तो हाँ पूरा आपका है, ले जाओ पीएनएल में। अगर 80% है तो फिर तो सर आपका तो 80% ही है, तो 80% आपके पीएनएल में लेके जाओ। 20% किसका है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। किसका है वो? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो समझो आप कैसे करेंगे। अब मैं कहता हूं, मेरी बात सुनो। अब मैं क्या कह रहा हूं कि खरीदा ही है मैंने, 100% नहीं खरीदा, 80% खरीदा। कितना परसेंट खरीदा है? 80% खरीदा है। तो कैसे कंपेयर करेंगे कि टेक ओवर तो पूरा 100% लेंगे, कंट्रोल तो मेरा ही है सर। तो 500 ऐड कर लिए, 200 ऐड कर लिए, 100 भी ऐड कर लिए। अब कंपेयर कैसे करें सर? तो कंपेयर करने के लिए है ना, अपन एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट। कि जब आपने कंट्रोल हासिल किया उसकी कॉस्ट आपने क्या दी? तो सर उसकी कॉस्ट मैंने क्या दी? 750 रुपए। ठीक है, ये मेरे लिए क्या है? असेट है ना। तो असेट का बैलेंस क्या होता है? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 550। डन। सॉरी 750। 750। जब आपने कंट्रोल हासिल किया तो आपको क्या मिला? सर ये असेट और ये लाइबिलिटी पार्ट ए, या फिर सर ये रिजर्व एंड सरप्लस, ये शेयर होल्डर्स फंड पार्ट बी। बात एक ही है। मैं इस 750 को 700 माइनस 100 600 से कंपेयर करूं कि 500 माइनस, अब ये भी मैच नहीं हो रहा क्या रे?
या 500 माइनस 100, 600 से कंपेयर करूं, बात वही है। असेट्स बहुत सारे होते हैं तो असेट से कंपेयर नहीं करते, किससे कंपेयर करते हैं? शेयर होल्डर्स फंड से। तो मैं क्या कहूंगा कि ये 750 आपने जो दिए, इसमें आपने 100% टेक ओवर कर लिया कि 80% टेक ओवर किया? पहले 100% सीख लेते हैं। हर क्वेश्चन में आपको क्या बनाना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। जैसे अमालगमेशन में क्या बना रहे थे आप? परचेज कंसीडरेशन, है ना, कितने में खरीदा। सेम आप यहाँ बनाओगे आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कि जब खरीदा तब कितने की चीजें आई। सर शेयर होल्डर्स फंड कितने का आया? 500 का, पूरा मेरा ही है सर। तो एक तो शेयर कैपिटल आया उनका पूरा 500 रुपए, और उनका रिजर्व एंड सरप्लस आया कितना? पूरा 100 रुपए। ये ले भाई 750 रुपए दिए, चीजें तो कितने की आई? 600 की आई। तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा? गुडविल, है ना। बैलेंसिंग फिगर से क्या आ गया भैया? गुडविल 150 रुपए, कंप्लीट। तो ऐसे निकलती है गुडविल। हर बार थोड़ी अपना मुंह जबानी कैलकुलेट करेंगे, शो करना पड़ेगा ना उसको, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो 750 नहीं दिए होते, 550 ही दिए होते तो ये लो भाई, अगर 550 ही दिए थे आपने, तो बदले में चीज तो आपके पास कितनी आई थी? 600 की। 550 दिए, चीज 600 की आ गई, तो 50 रुपए का क्या आ जाएगा आपका? बैलेंसिंग फिगर टू कैपिटल रिजर्व। कितना भाई? 50। ठीक है, 600। आ रही है बात समझ में? फाइनल अब जल्दी से एंड कर दें, टाइम बहुत ऊपर हो चुका है। कि अब अगर मैंने 100% टेक ओवर नहीं किया होता तो, मैंने 100% टेक ओवर नहीं किया होता तो 80% ही टेक ओवर किया है तो भाई इस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट के साथ सीख लेना। आज अगर सीख गए तो क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन बहुत सिंपल, एकदम माम की तरह चलेगा। और यहां दिक्कत आई तो कल वापस इसी की बात करेंगे, पहले ये कंफर्म करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अगर 100% नहीं है तो सीओसी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद एक स्टेटमेंट और बनाऊंगा जिसका नाम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या? कि मेरा कितना और उनका कितना, मेरा कितना और उनका कितना। अब वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले क्या है तुम्हारा? शेयर कैपिटल। मैंने कितना खरीदा है? 80%। तो शेयर कैपिटल में से मेरा 80% कितना? 400। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों का कितना? 100। उनका 20%। यस और नो? ठीक है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस मैंने खरीद लिया ना भाई, कितना परसेंट? 80%। तो 100 का 80% किसका? मेरा। तो इनका 80, मेरा 80, और उनका रिजर्व एंड सरप्लस कितना? 20। अब कर लो कंपेयर भैया, मैंने सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली, और 120 मेरे नहीं है। 120 किसके हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के। तो वो तो बन गई मेरी लायबिलिटी 120। ठीक है। और जो मैंने पैसे दिए थे, कितने दिए थे? 750। वो कितने के अगेंस्ट में दिए थे? 480 की चीजें आई, और कम चीजें आई, और ज्यादा दे दिए, क्या आ जाएगा? गुडविल 270 की गुडविल। डन। तुमने 550 दिए होते तो कम हो जाता, और कम दिए होते तो शायद फायदा हो जाता कैपिटल रिजर्व। डन। अब 270 की गुडविल है तो देखो अब कैसे होगा। यहाँ पे 120 लिख दिया, यहाँ गुडविल कितना कर दिया? 270। बाकी सारी चीजें मैंने चेंज करी क्या? नहीं ना। इसका मतलब सर असेट्स एंड लायबिलिटीज में कुछ नहीं करना, प्लस प्लस करना है। कंसोलिडेशन में क्या करना होता है? दोनों के असेट्स और लायबिलिटीज एज इट इज क्या करना है? प्लस। कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा जिंदगी में कभी भी। अमालगमेशन की तरह नहीं है कि ये असेट लिया, ये असेट नहीं लिया। सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज एज इट इज प्लस, कुछ नहीं करना। फिर सर शेयर कैपिटल में भी कुछ नहीं करना, क्योंकि अपना शेयर कैपिटल तो वही रहेगा ना जो अपन ने इश्यू कर रखा है। ये तो हमेशा लॉक्ड रहेगा, इसमें तो कोई चीज ही नहीं है। तो सर फिर बचा ही क्या? बचा आपका शेयर होल्डर्स फंड का एनालिसिस। शेयर होल्डर्स फंड का एनालिसिस कि अपना कितना उनका कितना। क्या एनालिसिस? अपना कितना उनका कितना। फिर एक एनालिसिस लेवल 3 में सीखेंगे कि जो अपना है उसमें से प्री कितना और पोस्ट कितना। जो उनका हो तो उनका ही है, प्री हो के पोस्ट हो मेरा थोड़ी हो, मेरे लिए तो वो लायबिलिटी है। हाँ, लेकिन जो अपना है उसमें से खरीदते टाइम कितना प्री, खरीदने के बाद कितना पोस्ट। क्योंकि जो खरीदते टाइम था वो कंपेयर होगा कॉस्ट से, जो खरीदने के बाद वाला है वो कहां चला जाएगा? मेरे P&L में। डन। तो ये प्री और पोस्ट अपन कल सीखेंगे। आज अपन ने क्या सीख लिया? COC और MI। बाय टाटा, सी।